मदन कौशिक को उत्तराखंड भाजपा का नया प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। मदन कौशिक ने कल ही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। एबीपी गंगा से खास बातचीत में मदन कौशिक ने कहा कि 2022 के चुनाव में वो पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए काम करेंगे। मदन कौशिक त्रिवेंद्र सरकार ने शहरी विकास मंत्री के तौर पर और राज्य सरकार के प्रवक्ता और संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और देखिए, यही वो चिट्ठी है केंद्रीय आला कमान की, जिसमें मदन कौशिक की जिम्मेदारी का जिक्र है। बंशीधर भगत की जगह मदन कौशिक को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हाईकमान की तरफ से मदन कौशिक की नई जिम्मेदारी वाली औपचारिक चिट्ठी जारी हो गई है। 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, त्रिवेंद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं और सरकार के प्रवक्ता भी रहे हैं। अब मदन कौशिक को हाईकमान की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और उनको प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो पहले सीएम और उसके बाद मदन कौशिक। और सीधे रुक करते हैं ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी का। अजीत जी के साथ धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। अजीत जी, सीधे आपके पास आ रहे हैं। अवधेश, देखिए मेरे साथ धन सिंह रावत जी हैं, जैसा अभी आपने बताया। और धन सिंह रावत जी एक कोई अनजान नाम नहीं है इस प्रदेश में और इस पूरी भारतीय जनता पार्टी में। संगठन के काम से सरकार के काम तक और तमाम और अभियानों के रणनीतिकार रहे हैं। उन्हीं से पूछते हैं, ये जो एक नया बदलाव है ये कितना कारगर साबित हो जाए। धन सिंह जी, आपको आपका स्वागत है और आपको अग्रिम शुभकामनाएँ भी हैं अभी भी गंगा की तरफ से। तो ये जो नया बदलाव हुआ है तो क्या है, आपका क्या नज़रिया है इसका? देखिए, ये बदलाव होना बहुत ज़रूरी भी था और आवश्यक भी था, क्योंकि जब केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे माननीय तीरथ सिंह रावत जी को मुख्यमंत्री बनाया तो तभी से लग रहा था कि निश्चित रूप से अध्यक्ष बदलेंगे। और अब अध्यक्ष हमारे मदन कौशिक जी हो गए हैं और मुझे लगता है कि 2022 के लिए अब जो तीरथ जी की और मदन कौशिक जी की जोड़ी है, ये जोड़ी जो है पूरी सरकार को रिपीट भी करेगी। और जो हमने कहा कि हम 60+ सीटें जीतेंगे, ये भी हमने टारगेट किया है। अभी हमारे पास जो पहला लक्ष्य है वो लक्ष्य है कि हमको सल्ट का चुनाव लड़ना है, फिर उसके बाद हमको पौड़ी लोकसभा का चुनाव लड़ना है, फिर हमको माननीय मुख्यमंत्री जी जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे वो चुनाव लड़ने हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि केंद्रीय नेतृत्व का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि उन्होंने दोनों अनुभवी नेताओं को, एक को मुख्यमंत्री बनाया है और एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। धन सिंह जी, ये जो 3 उपचुनाव आपने जिनका जिक्र किया, सल्ट है, एक जगह से मुख्यमंत्री लड़ेंगे, लोकसभा खाली होगी, तो इसको हम विधानसभा के आम चुनाव का सेमीफाइनल मानकर चलें? देखिए, निश्चित रूप से इन 4 सालों में जितने भी चुनाव हैं, चाहे कोऑपरेटिव के चुनाव है, चाहे उपचुनाव है, चाहे लोकसभा के चुनाव है, चाहे मेयर के चुनाव है, चाहे पंचायतों के चुनाव है और 2 उपचुनाव है, 100% चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। और ये विजय रथ जो है हमारा 2022 तक चलने वाला है। और मैं कह सकता हूं कि जो भी 3 उपचुनाव होंगे, 2 विधानसभा के और 1 लोकसभा का, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चुनाव जीतेगी। संगठन पर पैनी पकड़ आपकी रही है। मदन जी, तीरथ जी, सब आप बहुत पुराने मतलब पुरानी पृष्ठभूमि के भाजपाई हैं और मैं तो कहूँगा कि शुरुआती दौर से ही आप मतलब खांटी और मूलतः भाजपाई हैं। तो अब जो ये नया बदलाव है तो कौन सी रणनीति पर ज़्यादा काम करना होगा, किस तरह की रणनीति? देखिए, हमारे 3 चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा: कार्यकर्ता और कार्यक्रम और प्रवास। और मुझे लगता है कि इसमें हमने अनुसूचित जाति के लोगों को कैसे और जोड़ना है, महिलाओं को कैसे और पार्टी में भागीदारी बढ़ानी है, युवाओं की कैसे और भागीदारी बनानी है। जिन जिन सीटों को हम नहीं जीत पाए पिछली बार, उन सीटों पे भी हमारा फोकस रहेगा कि हम उन सीटों को कांग्रेस से कैसे बीजेपी में जो है कन्वर्ट कराएं। तो हमारा जो है टारगेट भी फिक्स है, लक्ष्य भी फिक्स है और विजन भी फिक्स है। रात शाम को मंत्रिमंडल का गठन है 5 बजे। बहुत सारे लोगों को स्थान नहीं मिलता, क्योंकि सबको तो नहीं मिल सकता है। एक निश्चित संख्या होती है, उतने ही लोग बन सकते हैं। कुछ लोगों में नाराज़गी आज जरूर सतह पर आएगी, तो उसके लिए भी पार्टी ने, आप लोगों ने जो वरिष्ठ लोग हैं, कुछ एक मैकेनिज्म तैयार किया है? देखिए, निश्चित रूप से चूँकि हम एक भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं, हमारे 57 विधायक हम पे हैं और 11 मंत्री बनने हैं, तो हमें कह सकते हैं कि जो लोग मंत्री पद की दौड़ में हैं या जो लोग नहीं बन पाएंगे, तो सरकार की तरफ से भी और संगठन की तरफ से भी लगातार हम सबके संपर्क में रहने वाले हैं। और अभी तय नहीं है कि कौन कौन मंत्री बनेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है और आज 5 बजे शपथ। बिल्कुल अजय जी, विशेषाधिकार होता है और देखने वाली बात होगी कि आदाम सामने आते। हमारे साथ आप बने रहिए। और
प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने भी एबीपी गंगा से बात की। सुनवाते हैं आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में बड़े बड़े फैसले लिए हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा फैसला प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का भी है और बहुत समय नहीं है, तो मैं उनके साथ ही हूं और उन्हीं से मुखातिब कराता हूं। तो अब तो आपको अध्यक्ष जी बोल सकते हैं। निश्चित रूप से मैं केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय संगठन मंत्री जी का, सबका बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे उत्तराखंड राज्य के संगठन के प्रमुख की दी है, निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं बहुत ही लगन और मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा। अभी जो पिछले दिनों जो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी हर्डल्स आए हैं, नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा है, संगठन की कप्तान की कमान भी आपको दे दी है, समन्वय सरकार के साथ समन्वय बनाने का प्रायोरिटी के किस तरह की? देखिए, संगठन और सरकार, ये जिस संगठन की सरकार होती है तो सरकार और संगठन वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो संगठन से निकले हुए, तपे हुए, मजे हुए एक कार्यकर्ता हैं और उनका निश्चित रूप से लाभ जहां हमें सरकार की लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं में मिलेगा, वहीं साथ साथ संगठन को मजबूत करने में भी उनका हमें लाभ प्राप्त होगा। और हमारा कार्यकर्ता बहुत ही मेहनती और संकल्पवान कार्यकर्ता है, हमारा काडर है और निश्चित रूप से हम 24/7 काम करने वाला कार्यकर्ता है। तो उस कार्यकर्ता के भरोसे पर, बल पर और अपने नेताओं के मार्गदर्शन में, मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग उत्तराखंड राज्य में निश्चित रूप से हम पहले से भी अच्छी बहुमत के साथ सरकार बनाएं, यही संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कौशिक जी, लोग सत्ता में जाना चाहते हैं, आप सत्ता छोड़ के संगठन में गए? देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है। मेरा मन और भाव पहले से था कि मैं संगठन में काम करूं, लेकिन ये अवसर मुझे पहले मिला है। मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ पार्टी का, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ, अन्य संगठनों में मैंने काम किया है, लेकिन आज एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़े एक पूरे उत्तराखंड राज्य की अपने एक संगठन की जिम्मेदारी मुझे दी है। तो ये मेरा अपना परम सौभाग्य है और संगठन के साथ काम करने में एक अलग ही आनंद है और जो मुझे पहले से भी अच्छा लगा और आज मुझे मेरा वो भाव और संकल्प पूरा हुआ और निश्चित रूप से मैं एक बड़े संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए और तैयार रहूँगा। सरकार को भी नया कप्तान मिला है, संगठन को भी चुनावी वैतरणी पार करनी है 2022 की, क्या है प्लान? देखिए, हम लोग सरकार की अच्छी योजनाओं को लेकर जनता के अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे। हमारा कार्यकर्ता एक सेतु बनेगा हमारी सरकार और उस अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के बीच में, और हम उस कार्यकर्ताओं के भरोसे पर, उस कार्यकर्ताओं के विश्वास पर, उस कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर हम लोग एक समन्वय के साथ आगे बढ़ते हुए और राज्य में सरकार बनाएंगे। कितना टारगेट है इस बार, कितना पार? 60+। अभी जो चुनाव के दृष्टिकोण से जो आप अपनी क्या नई टीम घोषित करेंगे या पुरानी से ही काम चलाना है? दोनों। आवश्यकता पड़ेगी जहाँ चेंज करने की चेंज करेंगे, जहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहाँ चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अब समय आगे चुनाव हमारे सामने है, इसलिए आवश्यकता के अनुरूप हम निर्णय लेंगे। आज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है, तो कुछ लोगों को जगह नहीं मिली है, उनके असंतोष को थामने का काम भी आप ही करेंगे? देखिए, एक कार्यकर्ताओं का जो दायित्व होता है, उस दायित्व में किसी कार्यकर्ता को कहीं स्थान मिलता है, किसी को कहीं स्थान मिलता है, इसमें कोई असंतोष वाली बात नहीं है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सब कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलेगा, सब और सीधे रुक करते देहरादून का ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत जी, आपके साथ पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जुड़े हुए हैं, सीधे आपके पास ही आ रहे हैं, उनसे भी जानिए कि इस बदलाव को लेकर उनका क्या मानना है। जी जी, ये देखिए मेरे साथ बंशीधर भगत साहब हैं और इनको एबीपी गंगा परिवार की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं भी हैं। शाम को एक नई जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बहुत काफ़ी लंबे समय तक संगठन को चलाने का, कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन करने का इनके पास एक व्यापक अनुभव है। तो बंशीधर जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है हमारे परिवार की तरफ से। आप एक नई जिम्मेदारी आज संभालने जा रहे हैं और ये जो संगठन का आपका जो अनुभव रहा, चूँकि आप तो यूपी के समय से विधानसभा के सदस्य और तमाम जिम्मेदारियों में रहते रहे हैं, बहुत पुराने आप अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। ये जो एक नया बदलाव है प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री वाला, ये मतलब कितना आपकी नज़र से कितना कारगर साबित होने वाला? देखिए, कोई भी बदलाव किया जाता है वो अच्छे के लिए किया जाता है। पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने चिंतन मंथन करके जो निर्णय लिया है वो ठीक लिया है। अब उनको लगा कि कुछ वरिष्ठ लोगों की आवश्यकता सरकार में भी है और मदन जी भी हमारे वरिष्ठ हैं और अनुभवी हैं, संगठन का देखा हुआ हैं, तो उनको उन्होंने वहाँ ले लिया और हमारे बारे में चर्चा है कि हमको सरकार में ले रहे हैं। अभी मेरी जानकारी में आया नहीं है, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जहाँ भी हमको कहा जाएगा
हम उस जगह पर काम करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, ये अभी जो 60 पार का जो फार्मूला है, क्योंकि आप मिनिस्टर रहेंगे तो आपकी एक जवाबदेही तो है ही है। आप तो मतलब अगर नहीं भी रहेंगे तो भी आपकी वरिष्ठता ये कहती है कि आपकी जवाबदेही लगातार चलती रहती है। तो कौन सी स्ट्रेटेजी होगी जो 60 पार करना है? देखिए, मैंने पहले भी कहा, मैं अध्यक्ष के रूप में भी जब विधानसभाओं में गया हूँ तो सभी कार्यकर्ताओं से मैंने बात की। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जहाँ खड़ा हो गया, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, जो वो खड़ा हो गया तो फिर वो एक आंधी है, उसको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। और इस समय हमारा काम यह है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को काफ़ी आगे तक खड़ा करें ताकि वो पूरी मानसिकता के साथ 2022 को टारगेट करके खड़ा हो। एक सवाल ये उठ रहा है लगातार कि पार्टी कह रही है कि त्रिवेंद्र जी बहुत प्रतिभाशाली थे, बहुत प्रतिभावान थे, बहुत अच्छा काम किया, फिर हटा भी दिया, ये क्या है? देखिए, त्रिवेंद्र जी ने जो भी काम किए सब अच्छे काम किए और बहुत तेज़ी से काम किए। मैं समझता हूँ सड़कों का जिस प्रकार का विकास हुआ है पिछले 10 साल और त्रिवेंद्र सिंह जी के 4 साल अगर देखेंगे तो त्रिवेंद्र सिंह बहुत आगे होंगे। ऐसे सभी क्षेत्रों में काम किया है। 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने की बात की है, सबको निःशुल्क इलाज की बात की है, बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन ये समय है, राजनीति है, कोई न कोई परिवर्तन कभी कर देते हैं। आपका तो तर्क समझ में आता है, आप कैबिनेट में जा रहे हैं, उनका क्या तर्क समझ? अब कोई सरकार ने, केंद्रीय नेतृत्व ने पार्टी के हित में कोई ठीक समझा होगा, कोई हो सकता है उनको उससे बड़ी कोई जिम्मेदारी मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी पार्टी का नेतृत्व कहता है वो मानना कार्यकर्ता का फर्ज है, वो हम सब लोग मानते हैं। चलिए, आपको एक बार फिर बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। तो हमारे साथ थे बंशीधर भगत साहब, तो उन्होंने बताया कि बदलाव केंद्रीय नेतृत्व का एक फैसला होता है, सभी कार्यकर्ता अनुशासित हैं, मानना ही पड़ता है और मानना ही चाहिए। जी बिल्कुल अजीत जी, बस एक चीज़ और समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से नपे तुले सधे बयान आ रहे हैं, वाकई में इतनी संवेदनशीलता, इतनी सहृदयता केंद्रीय आलाकमान के फैसले को लेकर है या फिर बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और मामला है? अवधेश, देखिए, कोई भी थोड़ा भी चैतन्य होगा, कोई भी व्यक्ति थोड़ी समझ रखता होगा तो प्रतिभाशाली भी कहेगा, प्रतिभावान भी कहेगा और पद से मुक्त कर दिया जाएगा, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तो ये इसके पीछे वो तमाम और चीज़ें वो रही हैं। और देखिए अवधेश, मैं इस समय मदन कौशिक जी के आवास पर हूँ, तो मैं एक बार फिर जश्न का माहौल आपको दिखाने की एक कोशिश करता हूँ। और जरा आप देखिए कैसे ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर एक पूरा जश्न का माहौल है, कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ धन सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष, पुराने प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और इधर ढोल नगाड़ों वाले सब लोग, और किस तरह से यहाँ पर बिल्कुल ढोल नगाड़े अजीत जी बज रहे हैं, बधाइयों का सिलसिला चल रहा है। और इन सब के बीच तीरथ रावत, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन एक अहम अपडेट भी है। तीरथ रावत मंत्रिमंडल को लेकर मंथन जारी है। मदन कौशिक के अलावा सभी पुराने चेहरे रिपीट होंगे, नए चेहरों में बंशीधर और बिशन सिंह का नाम फाइनल है। गणेश जोशी और महेंद्र भट्ट के नाम पर मंथन होगा। कोई एक नाम, स्वामी यतीश्वरानंद और सुरेश राठौर में से कोई एक नाम होगा। त्रिवेंद्र कैंप की तरफ से मुन्ना सिंह चौहान की पैरवी भी चल रही है। तो स्वामी यतीश्वरानंद और सुरेश राठौर में भी एक नाम हो सकता है। त्रिवेंद्र कैंप की तरफ से मुन्ना सिंह चौहान की पैरवी भी चल रही है। स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी शाम तक। तो बदलाव का क्रम जारी है। बंशीधर भगत कैबिनेट में जाएंगे, मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा रहा है। और सीधे रुख करते हैं पंकज राणा का। पंकज, जिस तरीके से फेर बदल का क्रम चल रहा है, इन सब के बीच आप उस शख्सियत के साथ खड़े हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। बिल्कुल अवधेश, देखिए कुछ ही घंटों का वक्त है जब जो तीरथ कैबिनेट है उसका गठन हो जाएगा। और इस वक्त में भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं बिशन सिंह चुफाल, उनके आवास पर मौजूद हूँ। यहाँ तमाम जो लोग हैं उनको बधाई देने आ रहे हैं। और बड़ी बात है कि सबकी नज़रें हमारे एबीपी गंगा पर टिकी हुई हैं। खुद बिशन सिंह चुफाल जो कैबिनेट में शामिल होने जा रहे हैं वो भी पल पल की अपडेट एबीपी गंगा से ही ले रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब थोड़ा सा इंतजार रुका है। और इंतजार के बाद जो घड़ियाँ थी, प्रदेश की जनता सोच रही थी कि आखिरकार किस तरह की टीम होगी, क्योंकि टीम के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी और तमाम चीज़ें आगे करनी होंगी। बहुत कम वक्त होगा, उस वक्त को कैसे वो कर पाएंगे आगे, तमाम चीज़ें होंगी। बिशन सिंह चुफाल जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, इस तरह की खबरें आ रही हैं, क्या क्या अब चुनौतियां मान रहे हैं, क्या कुछ रहेगा पूरा? देखिए, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो जिम्मेदारी हम बिल्कुल उसका निर्वहन करेंगे।
पार्टी में कहीं भी काम करने के लिए चुनौतियाँ भी होती हैं, उसका चुनौतियों को सामना पार करके ही सफलता मिलती है। इसलिए पार्टी जो भी निर्णय ले रही होगी वो संगठन की दृष्टि से और सरकार की दृष्टि से जो सरकार निर्णय ले रही है वो 2022 के चुनाव की दृष्टि को देखते हुए सरकार निर्णय ले रही है, संगठन निर्णय ले रहा है। चौपाल जी, संगठन चलाने का अनुभव है, मंत्री आप सरकार में रहे हैं, पिछली बार जो वक्त बीता है उसमें आपको तरजीह नहीं दी गई है, अब नया पद आपको मिलने जा रहा है, पुष्टि हो गई है या अभी और थोड़ा इंतजार करेंगे? लेकिन लिखित रूप में हमारे पास कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है। जब सूचना मिलेगी तभी आपको बता पाएंगे। जहाँ तक पिछली सरकार का विषय आप कर रहे हैं, पिछली सरकार में जो भी था मंत्रिमंडल का था उसमें जाति समीकरण था, क्षेत्रीय संतुलन था, कुछ और भी जो लोग पहले से भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल है, उस हिसाब से हम लोगों को उसमें जो प्राथमिकता नहीं दी गई थी उससे हमारा कोई नहीं, वो हम लोगों सबकी राय से ही ली गई थी। क्यों जी, साथी आपके कौन कौन हो सकते हैं, कुछ ऐसा संभावित, क्योंकि टीम बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनावी वर्ष है और काम आपको जमीनी स्तर पर करना होगा, आपके साथ कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और आपको ये अनुभव है मैदान और पहाड़ की खाई को कैसे पाटना है, तो टीम के कोई नाम है आपके पास आपको पता चला? बस 5 बजे पता चल जाएगा आपको, जो टीम चेहरे आएंगे वो चेहरे सब 5 बजे पता चल जाएगा। आप खुद कितने प्रिपेयर हैं इस पद के लिए? क्योंकि आप मैं इसमें कुछ भी नहीं, मैं तो पहले देख लिया, मैंने कहा कि मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं कार्यकर्ता का ही बनने का मुझे सौभाग्य भी है, जो पार्टी जिम्मेदारी देगी उसको हम निर्वहन करेंगे। एक बात और है चौपाल जी, जिस तरह से अब चीज़ें हुई हैं, क्योंकि सरकार से लेकर संगठन में भी बदलाव हो गया है और मदन कौशिक जी को बना दिया है प्रदेश अध्यक्ष, तो अब ये चीज़ें भी हो गई हैं कि भाई मैदान, पहाड़, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल, तो ये चीज़ें कैसे पाटेंगे आप, कैसे इन चीज़ों को वो करेंगे? केवल उत्तराखंड की बात है, हम कोई मैदान नहीं, पहाड़ नहीं, पर्वतीय क्षेत्र नहीं, केवल उत्तराखंड की बात। उत्तराखंड की मांग इसलिए उठेगी, उत्तराखंड का विकास होगा, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, इसलिए उत्तराखंड की मांग उठी थी। एक जन भावना थी, उसमें जनमानस था। आज जो उत्तराखंड में जिस प्रकार से लोग, तो राजनीतिक मैंने कहा ना, क्षेत्रीय संतुलन का जाति समीकरण पार्टियों में लेना पड़ता है, उसलिए इसमें कोई पहाड़ मैदान वाली बात, उत्तराखंड की बात है। मदन कौशिक जी अनुभवी है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और सरकार हमारी बनेगी 2022 में। तीरथ जी मुख्यमंत्री बन गए हैं और तीरथ जी के साथ कैसे समन्वय बनाएंगे? संगठन, सरकार, मंत्री पद, तमाम चीज़ें रहेंगी, तो आपका भी अनुभव है, उस अनुभव को कैसे आप आगे साझा करें? देखो, तीरथ जी भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए हैं, उनको संसदीय अनुभव भी है, उनको संगठन का भी अनुभव है और आपके मदन कौशिक जी भी संगठन में रहे हुए हैं और पार्टी में विभिन्न पदों में सरकार में भी रहे। दोनों का सामंजस्य बना रहेगा, उसको देखते हुए हमारे जो भी नीचे स्तर के, बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं, मंडल स्तर के कार्यकर्ता हैं, जनपद स्तर के कार्यकर्ता हैं, सब में आपसी तालमेल को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता से बिल्कुल, तो पंकज जनता के बीच जाएंगे और कोशिश होगी कि अगले साल सरकार बने पार्टी की, बीजेपी की, और एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार बने। शुक्रिया पंकज आपका बातचीत करने के लिए चौपाल साहब से। अजीत जी भी हमारे साथ जुड़े। अजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है और आज शाम को 5 बजे तस्वीर एकदम स्पष्ट हो जाए। आज होगा तीरथ रावत मंत्रिमंडल का विस्तार राजभवन में शाम 5 बजे। मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह है। राजभवन की ओर से शपथ ग्रहण समारोह की पुष्टि हो गई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शपथ दिलाएंगी। तो परसों मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण हुई, आज प्रदेश अध्यक्ष बदले और आज शाम को ही राजभवन में शाम को 5 बजे तीरथ रावत सरकार में मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है। मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा और राजभवन की तरफ से भी शपथ ग्रहण समारोह की पुष्टि हो गई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य शपथ दिलाएंगी। तो एक और शपथ ग्रहण समारोह। और अभी तक जो जानकारी है, मदन कौशिक जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, उनके अलावा सभी मंत्री रिपीट होंगे। एबीपी गंगा ने आपको यह भी बता दिया है कि किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिलने जा रही है और कहां पर सस्पेंस बना हुआ है। तो कौन कौन मंत्री अभी हैं जिन्हें रिपीट किए जाने की बात आ रही है, हम आपको दिखाते हैं। यशपाल आर्य विधायक रहे बाजपुर से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री, परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। और कौन कौन से मंत्री हैं वो भी हम आपको बताते हैं। अरविंद पांडे विधायक गदरपुर, एक बड़ा पोर्टफोलियो, शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे त्रिवेंद्र रावत के कैबिनेट में। सतपाल महाराज विधायक चौबट्टा खाल, त्रिवेंद्र कैबिनेट में पर्यटन मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे सतपाल महाराज। और बड़ा कद त्रिवेंद्र रावत के कैबिनेट में हरत सिंह रावत विधायक कोटद्वार, वन और पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी हरक सिंह रावत की थी त्रिवेंद्र रावत सरकार की कैबिनेट में।
और कहा यह जा रहा है कि सभी मंत्री जो त्रिवेंद्र रावत कैबिनेट में रहे हैं उन्हें रिपीट किया जाएगा। और सीएम तीरथ सिंह रावत ने पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि ये दोनों नेताओं की शिष्टाचार भेंट थी। अभी 2 दिन पहले ही त्रिवेंद्र रावत से उत्तराखंड की कमान वापस ले ली गई थी और उनकी जगह तीरथ सिंह रावत को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो तीरथ सिंह रावत आज पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मिलने के लिए पहुंचे और बताया जा रहा है कि ये एक शिष्टाचार भेंट थी, शिष्टाचार मुलाकात थी। और तीरथ सिंह रावत को एक निर्विवाद नेता इसीलिए संगठन का माना जाता है क्योंकि उनके संबंध सभी से बहुत अच्छे हैं, चाहे वो सरकार के लोग हो, चाहे संगठन के लोग हो, चाहे कार्यकर्ता हो, उनका ये शिष्टाचार भेंट का क्रम चलता रहता है। सीएम तीरथ सिंह रावत के पौड़ी स्थित सिरो गांव में काफी समय से पानी की किल्लत है। ग्रामीण लंबे समय से पेयजल की किल्लत से जूझ रहे हैं। गर्मी का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। अब पानी की जरूरत कैसे पूरी होगी? सीएम के गांव तक अब तक जल जीवन मिशन के कनेक्शन भी नहीं लगे हुए हैं। राजभवन देहरादून में 13 और 14 मार्च को वसंतोत्सव कार्यक्रम होगा। इस 2 दिन के लिए राजभवन आम जनता के लिए खुला रहेगा। इस दौरान आम लोग राजभवन जाकर अलग अलग तरह के फूलों की प्रदर्शनी के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद भी ले सकते हैं। तो देखिए, राजभवन है और मुख्य द्वार राजभवन का है ये, और ये अंदर की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बसंतोत्सव के लिए मंच तैयार है, फूलों की प्रदर्शनी तैयार है। और 13 और 14 मार्च को देहरादून राजभवन में आम लोग भी जा सकते हैं, फूलों की प्रदर्शनी देख सकते हैं और बसंतोत्सव का हिस्सा वो बन सकते हैं। और उसी बसंतोत्सव में आप फूलों से सजी शिवलिंग को देखिए तो भव्य ये नज़ारा है। और 13 और 14 मार्च को आम जनता के लिए राजभवन के दरवाजे खुले रहेंगे। एक एक्टिविटी के रूप में रहेगा। इस प्रकार इस वर्ष भी एपिस सिराना मधुमक्खी हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में मौन पालकों द्वारा पाली जाती है एवं रोजगार के साधन प्रदान करती है। बसंतोत्सव के माध्यम से हमारी कोशिश यह भी है कि कैसे उत्तराखंड के काश्तकारों को विशेष कर पर्वतीय क्षेत्रों के काश्तकारों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाई जा सके। रानीखेत में शिकारी ने आखिरकार आदमखोर तेंदुए को ढेर कर दिया। कहा जा रहा है कि कुछ रोज पहले इस तेंदुए ने एक बुजुर्ग पर हमला किया था जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई थी। ग्रामीणों की मांग के बाद वन विभाग ने इसे आदमखोर घोषित किया था और उसे मारने का आदेश जारी किया था। तेंदुए को मारने के लिए बिजनौर से शिकारी आए थे। इस तेंदुए की उम्र 11 से 12 साल के करीब बताई जा रही है।